आज गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 33 और चैप्टर 33 में आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 33। ये बेल एंड बॉन्ड का प्रोविज़न जो है और उसमें क्या है कि 478 बताएंगे। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आप लोगों को हम। चैप्टर 33 ये है बेल एंड बॉन्ड, इसके प्रोविज़न हम देखेंगे और ये सेक्शन है आपका 478 टू 494। ठीक है, इसमें ये वाला सेक्शन आपको स्टार्ट होगा 478 टू 483 तक। ठीक है, और बॉन्ड का प्रोविज़न होगा 484 टू 494। ठीक है, इसमें बैलेबल ऑफेंस, यदि आप बैलेबल ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो बेल का प्रोविज़न है आपका 478 से गवर्न होगा। यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो बेल का प्रोविज़न है वो 480 से गवर्न होगा। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि हम पहले ही गिरफ्तार FIR हो सकता है हमारे खिलाफ, तो आप गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। ये 482 में दिया हुआ है ये। ठीक है, और नॉर्मली स्पेशल पावर रिगार्डिंग बेल ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ये है आपका 483। ठीक है, तो देखिए आपको बता रहा हूँ कि 483 में एक सबसेक्शन है 483 सब क्लॉज 3, ये कैंसिलेशन ऑफ बेल का है। ये सब सेक्शनों का बाप है। ठीक है, आपको चाहे यहाँ बेल मिले, किसी प्रोविज़न में पढ़ेंगे हम लोग, चाहे 480 में बेल मिले, ठीक है, या एंटीसिपेटरी में भी बेल मिले, आपको किसी भी प्रोविज़न में बेल मिले, ये बेल जाके 483 सब क्लॉज 3 में कैंसिल कराई जा सकती है, कैंसिलेशन ऑफ बेल। ठीक है, तो ये हर सेक्शन का अपना एक बाप है। ठीक है, एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, मैं यहाँ बता देता हूँ। सेक्शन इस बार ऐड किया गया 479। ठीक है, ये इस बार ऐड किया गया, ये CRPC में नहीं हुआ करता था। और जिस केस लॉ को कंसिडर करके इसको ऐड किया गया है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996-7 का केस है। ये मैं केस लॉ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लीजिए कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या प्रोविज़न आता है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 478। ठीक है, ये है इसका नाम है इन व्हाट केस बेल टू बी ग्रांटेड, किस कंडीशन में बेल टू बी ग्रांटेड। ठीक है, हम देख रहे हैं फॉर बेलेबल ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस जिसकी जमानत हो सकती है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होगी। सब क्लॉज वन में दो कंडीशन होगी। यदि आप बेल आए, ठीक है, मतलब अपराध किए और अरेस्ट करके लाए गए कहाँ, स्टेशन हाउस इंचार्ज के सामने या कोर्ट के सामने। ठीक है, तो स्टेशन हाउस इंचार्ज केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपको बेल दे सकता है, लेकिन जो आपका कोर्ट है वो एनी स्टेज पे आपको बेल दे सकती है। ये दो कंडीशन है। तो SHO भी दे सकता है आपको, स्टेशन हाउस भी अगर छोटा अपराध है तो उसके लिए जो है वो बेल दे सकता है, लेकिन केवल इन्वेस्टिगेशन तक। ज्यों ही ये मैटर इन FR फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, अब जो है SHO के पास बेल देने का प्रोविज़न ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो बेलेबल ऑफेंस में जो अरेस्ट हो रहा है, जो SHO के सामने ले आया जा रहा है या कोर्ट के सामने ले आया जा रहा है, ये सिर्फ विदाउट वारंट वाला है, विदाउट वारंट। यदि विदाउट और वारंट पुलिस अरेस्ट करती तब SHO के पास ले आएगी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही केवल बेल का अधिकार पुलिस के पास है, लेकिन कोर्ट के पास एनी स्टेज पे बेल का प्रावधान है। लेकिन अगर विथ वारंट
विथ वारंट अरेस्ट होता है, तो वारंट चूंकि देती है कौन, क्या कोर्ट देता है या मजिस्ट्रेट देता है, ठीक है। तो जो कोर्ट या जो मजिस्ट्रेट वारंट दी रहेगी उसी के सामने पेश किया जाएगा, उसी कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा। फिर पुलिस को बेल देने का प्रोविज़न विथ वारंट में नहीं है, क्योंकि वारंट चूँकि कोर्ट एग्जीक्यूट करती है, अरे कोर्ट ऑर्डर निकालती है और एग्जीक्यूट पुलिस करती है, तो पुलिस को कोर्ट के पास ले जाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए विदाउट वारंट अरेस्ट हो गए आप, ठीक है, ले आए एसएचओ के सामने या पुलिस के उसके कोर्ट के सामने, ठीक है। तो इसमें एक प्रोविजो दिया है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिजिनेट पर्सन है, गरीब हैं, आप अपना बेल बॉन्ड फर्निश ही नहीं कर सकते, ठीक है। इफ पर्सन इज इंडिजिनेट, इफ पर्सन इज इंडिजिनेट, ठीक है, मतलब गरीब आदमी है, बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर सकते, कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करेगी, यदि बेल बॉन्ड फर्निश होने के मतलब सॉरी अरेस्ट होने के, ठीक है, अरेस्ट होने के 1 वीक तक अपना बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पाए, जैसे मान लीजिए पुलिस लेके आई एसएचओ और वो चूँकि 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना है उसको, तो अब कोर्ट में चला गया मैटर और कोर्ट के बाद वो क्या है अंडर ट्रायल होके जेल में चला गया, ठीक है। और चूँकि वैल्यूएबल ऑफेंस है और वो बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पा रहा, तो कोर्ट ये मान लेगी कि इंडिजिनेट पर्सन है, एज्यूम कर लेगी उसको, ठीक है, उसको एज्यूम कर लेगी कि ये इंडिजिनेट पर्सन है और उसको जो है विदाउट बॉन्ड फर्निश किए ही, विदाउट बेल बॉन्ड फर्निश किए ही उसको रिलीज कर दी। टू अज्यूम इंडिजिनेट पर्सन होगा सफिशिएंट ग्राउंड। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे यहाँ अंडर ट्रायल जो प्रिजनर हैं, इस कंडीशन का उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और चूंकि इसमें लिखा है कोर्ट में एज्यूम, ठीक है, कोर्ट में एज्यूम, सैल एज्यूम नहीं लिखा है, तो मे एज्यूम में कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट इसको इसके वजह से छोड़ती उड़ती किसी को नहीं है बिना बेल बॉन्ड का। आप वो कोर्ट में जाते हैं ये लोग, उसमें जेल में जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 साल के मैक्सिमम सज़ा के अपराध के लिए जेल में गए हैं और 3 साल से वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो कि क्या यहाँ पे ये प्रोविज़न नहीं लगता कि वो इंडिजिनेट पर्सन है, ठीक है, सब कहने वाली बातें हैं। और जिन पर लोगों को छोड़ा जाएगा, जिन लोगों को छोड़ा जाएगा वो बेल बॉन्ड इंडिजिनेट पर्सन मान के वो 135 सब क्लॉज 3 और 492 का जो प्रोविज़न है ये इसको वो ये वायलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 478, ठीक है। अब सेक्शन दूसरा है कि भैया बेल बॉन्ड पे आपको छोड़ दिया गया, कुछ कंडीशन लगाई गई कि आपको यहाँ आके साइन करना है, इतने बजे आके साइन करना है। कुछ बेल बॉन्ड की कंडीशन होती है, बेल बॉन्ड कंडीशन, ठीक है, कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है कि आपको ये लिखा था कि आप इस टाइम पे यहाँ आके साइन करेंगे या टाइम टू टाइम अटेंडेंस देंगे, प्लेस ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो कोर्ट किसी भी टाइम, कोर्ट यहाँ पे भी कोर्ट में लिखा हुआ है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि कोर्ट में रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज ऑन बेल फर्दर, ठीक है, आपको अरेस्ट कर सकती है, अब आपको फर्दर बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। या में लिखा है, मान लीजिए एक बार आपने किया, कोर्ट ने छोड़ दिया और आप फिर सब्सिक्वेंट ओकेजन पे ही यही कर रहे हैं आप, ठीक है। मान लीजिए में लिखा है ना, मान लीजिए आपको आप बेल बॉन्ड रद्द भी कर सकती, नहीं भी कर सकती, लेकिन फिर आपने नेक्स्ट टाइम वही किया, साइन नहीं किया, मतलब जहाँ बुलाया गया था आप नहीं आए, टाइम टू टाइम जो बेल की कंडीशन है उसको नहीं माने, तो सब्सिक्वेंट कंडीशनों में कोर्ट क्या करेगी, आपको कस्टडी में लेवा देगी और आप पे कुछ फाइन लगा देगी अकॉर्डिंग टू 491 बॉन्ड की कंडीशन के हिसाब से। 491 BNS की धारा के हिसाब से आप पे कुछ पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 478। अब हम देखेंगे आगे। अभी देखिए 478 हो गया है, हम आपको 479 बताने से पहले 480 बताएंगे,
ठीक है। 480 के बाद 482 बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल, 483 बताएंगे स्पेशल पावर रिगार्डिंग हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन बेल, उसके बाद 479 बताएंगे, ये सबसे लास्ट में बताएंगे। 9 ऑफ BNSS देखेंगे, मैक्सिमम पीरियड फॉर द अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, मतलब बिना बेल के मैक्सिमम कितने टाइम तक आप डिटेन करके रख सकते हैं। और इसमें कुछ गवर्नमेंट की खामियां बनाएंगे, बताएंगे। लॉ मेकर क्या कर रहे हैं भगवान जाने, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा वो चाहते क्या हैं। ये जो सेक्शन था पहले, वो सेक्शन 436A हुआ करता था, जो BNSS में आ गया आपका सेक्शन 479। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, क्योंकि ये दोनों जो ये जो सेक्शन है 436 सम क्लॉज ऐसा 436A जो था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस लॉ से जोड़ा गया था। कॉमन कॉज वर्सेस UOI 1997 से ऐड किया गया था। इसमें सिर्फ एक सबसेक्शन हुआ करता था, एक सबसेक्शन में लगभग 2 प्रोविजो हुआ करते थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इसको सेक्शन की एकदम मैं बोलना नहीं चाहता बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक सबसेक्शन किया है ऐड, ठीक है। एक सबसेक्शन 1 है, उसके 3 प्रोविजो हैं, एक और प्रोविजो ऐड किया है, गुड है, ये प्रोविजो ऐड किए गए हैं जो अच्छी बात है। लेकिन इसको नलीफाई करने के लिए, चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक था, इसको नलीफाई करने के लिए सेक्शन 2 ऐड कर दिया गया एज ए एक्सेप्शन के रूप में। ठीक है। इन्होंने पूरा बेकार कर दिया सेक्शन कि अगर कोई मल्टीपल ऑफेंस किया हो, 1 से मोर ऑफेंस किया होगा, तो ये जो 1/3 टाइम पीरियड स्पेंड कर रहा है, हाफ टाइम पीरियड ऑफ टोटल कन्विक्शन स्पेंड कर रहा है, वो नल एंड वर्ड हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा इन्होंने जो किया है, ये थोड़ा ये जो सबसेक्शन 2 ऐड किया है ना, ये बहुत ही गलत किया है। ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आप इंक्वायरी ऑन ट्रायल के दौरान तो समझ में आता है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन, मेरा भाषण थोड़ा लंबा चलेगा, इस चीज सेक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। और ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल, अगर इस दौरान कोई जेल में बंद है, ठीक है, तो उसको जिस अपराध के लिए बंद है, बस वो डेथ ना हो और आजीवन कारावास ना हो। अगर ये इसके लिए बंद होंगे, आप किसी का मर्डर कर दिए तो आपको ये इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको हाफ ऑफ द मैक्स जो भी ईयर होगा उस अपराध के लिए, ठीक है, दैट पनिशमेंट के लिए, अगर आपने इतना पूरा कर लिया तो आपको बेल मिल जाएगी। ठीक है। ही और सी शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन बेल। ठीक है। तो ही और सी, मैं ही और सी क्यों कह रहा हूं, मैं उसमें आपको बताता हूं। शुड बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप डेथ और आजीवन कारावास वाला कांड न किए हों। तो अगर मान लीजिए आपने किसी अपराध के लिए जिसकी 7 साल की सजा है, ठीक है, उसमें अगर 3.5 साल आपने पार कर दिया तो आपको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन्वेस्टिगेशन को तो मैक्सिमम 15 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 60 डेज में हो जाना चाहिए, और 90 डेज में हो जाना चाहिए। अगर 3.5 साल तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करे, आपको ये लिखना चाहिए था कि इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान, क्योंकि कोर्टों पे लोड बहुत है, तो हम यहाँ मान सकते हैं। क्या आपकी पुलिस इतनी इनएफिशिएंट है कि वो 3.5 साल तक किसी अपराध, मान लीजिए किसी ने 10 साल की सजा की है, कोई अपराध 10 साल वाले अपराध का उन्होंने क्राइम किया है, तो मतलब उसको 5 साल तक आप जो है अंडर ट्रायल रखेंगे, और आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को इसमें डालने की क्या जरूरत थी। मतलब 5 साल तक पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया है। आप समझ रहे हैं ना, इस टर्म को 436 में भी नहीं होना चाहिए था।
उसमें क्या है, एक दिल्ली दंगे वाला मैटर है जिसमें शायद अभी वो 5, साढ़े 5, 6 साल हो गए हैं, वो अभी जेल में ही बंद है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया है। मतलब आप कुछ शब्दों को, केवल एक शब्दों को लॉ में डाल के उस शब्द का तोड़ मरोड़ के उसका मिसयूज करना है ये इन्वेस्टिगेशन। पुलिस मतलब 4-4, 5-5 साल तक आपको जो है आगे 5-5 साल तक चार्जशीट नहीं फाइल की है, जो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडर ट्रायल कैसे हो सकता है कोई? जबकि आपको यहाँ नियम में लिखा हुआ है कि 15 दिन, 60 दिन या 90 दिन तक आपको चार्जशीट फाइल ही करनी है। आप 5-5 साल तक चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए, ठीक है। इसके कुछ प्रोविजो पार्ट है। पहला प्रोविजो पार्ट कर रहा है कि ए पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नॉट प्रीवियसली कन्फर्म। कह रहा कि इसके कुछ अपवाद हैं कि अगर आप ये रहोगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि एक पर्सन जो है हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप का है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नॉट प्रीवियसली कन्विक्ट, कोई कन्विक्शन ना होना चाहिए आपको पीछे, ठीक है। मतलब फ्रेश आदमी आया हो, इसका सिंपल सा कहना आदमी है कि जो आदमी फ्रेश क्राइम करके आया हो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो उसे 1/3 ही, अपने 1/3 ही इम्प्रिज, मतलब जो स्पेंडिंग होगा किसी क्राइम की जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, मैक्स पनिशमेंट, उसका 1/3 कंप्लीट करते ही और सी शैल बी रिलीज ऑन बेल। थोड़ा और रियायत मिली है, ठीक है। प्रोविजो सेकंड देखिए, प्रोविजो सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है कोर्ट में हियर पीपी साहब, ठीक है, एंड डिटेंशन हाफ रीजन राइटिंग। कह रहा है कि ये ऐड किया गया है, ये प्रोविजो जो है ऐड किया गया है बीएनएसएस में, ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। कह रहा कि हाफ पे छोड़ रहे हो ना आप, हाफ पे ऐसे नहीं छोड़ोगे, जैसे आपने अभी सबसेक्शन 1 पढ़ा ना, इसमें पीपी साहब को बुलाओगे, ठीक है, पीपी साहब को बुलाओगे और पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन कि कंडीशन 1, अगर आप हाफ पे छोड़ रहे हो तो पीपी साहब को बुलाएंगे, उनको हियर करेंगे, उनको सुनेंगे, और उसके बाद यदि आप छोड़ रहे हैं उसको तो रीजन इन राइटिंग लिखेंगे। कब? जब पीपी साहब को सुन लेंगे आप, ठीक है। ये ऐड किया गया इस बार। आप समझ रहे हैं ना कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो भी फ्रीडम दी गई थी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर कम से कम रहें, अब उसमें धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गया। ये प्रोविजो जो है ऐड किया गया है कि अगर हाफ पे आप छोड़ रहे हैं, हाफ टाइम स्पेंड करने के बाद जो उसका अपराध का मैक्सिमम टाइम है छोड़ रहे हैं, तो पीपी साहब को सुनेंगे और रीजन इन राइटिंग करेंगे। ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था, बीएनएसएस में ऐड हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन कह रही है कि एंड रिलीज ऑन बेल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ हिज बॉन्ड, ठीक है। और यदि आप उसको अच्छा कह रहे हैं कि अगर पीपी साहब नहीं आते हैं तो उसको सिर्फ बॉन्ड पे नहीं छोड़ेंगे, उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ेंगे। बेल बॉन्ड और बॉन्ड में क्या अंतर होता है? इसमें श्योरिटी होती है और इसमें श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। ये मैं पूरा तरह से आपको बेल बॉन्ड में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्रोविजो ऐड किया गया इसमें, ठीक है। अब प्रोविजो थर्ड देख लीजिए, ठीक है। प्रोविजो थर्ड, ये प्रोविजो सीआरपीसी में हुआ करता था, 436 सब ए में हुआ करता था प्रोविजो थर्ड। नो पर्सन शैल बी इन डिटेन मोर देन ऑफेंस। कह रहा प्रोविजो कि नो पर्सन शैल बी, अच्छा एक मिनट, हाँ, कॉमन कॉज में ये ऐड किया गया कि चलो भाई अगर हाफ तक आप छोड़ देना है आपको, अगर आप नहीं भी छोड़ पाए तो उसका जो
जो मैक्स उसकी सज़ा है, उसका जो मैक्स पनिशमेंट है, उससे ज़्यादा उसको नहीं रख सकते, कतई नहीं रख सकते। मान लीजिए उसने जो अपराध किया है वो 10 साल के 10 साल वाला क्राइम किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है, तो उसको 10 साल से आप ज़्यादा नहीं रख सकते। उस दिन तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। लेकिन और ड्यूरिंग, फिर वही शब्द लिखा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। कोर्ट पे लोड है तो इंक्वायरी ट्रायल तो समझ में आता है, मतलब उसको ऐसी पुलिस है कि 10 साल तक वो उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं, एफआर तक नहीं जो है सबमिट कर पाई है, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन एक दिखा है कि जो अब कंप्यूटिंग ऑफ, भाई हम आपको गणना करेंगे तभी तो क्लियर करेंगे कि आपका कब कंप्लीट हो रहा। तो एक्सप्लेनेशन में बताया है कि एक्सप्लेनेशन में ये बताया है कि कैसे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटिंग द ट्रायल ऑफ डिटेंशन, कंप्यूटिंग ऑफ ट्रायल ऑफ डिटेंशन। इसमें कह रहा है कि डिले इज प्रोसीडिंग कॉज बाई एक्यूज, यदि एक्यूज ने ही प्रोसीडिंग को डिले करवाया, जैसे वो फरार है, ठीक है, अगर एक्यूज के कारण जो डिले हुआ है, ठीक है, प्रोसीडिंग में, ठीक है, वो टाइम जो है इसको कंप्यूट करते समय, डिटेंशन टाइम को कंप्यूट करते समय शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब यदि एक्यूज ने किसी भी साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके जो है प्रोसीडिंग को डिले करवाया है तो वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो टाइम जो है ट्रायल डिटेंशन में नहीं उसका मतलब माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब क्लॉज 2, मैंने क्या कहा कि आपको हाफ ऑफ द मैक्स पनिशमेंट, जो उस अपराध की मैक्स पनिशमेंट है, उस क्राइम की जो मैक्स पनिशमेंट है आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर क्राइम मोर देन 1 है तो, और आप पे मोर देन एफआईआर हुआ है तो, 2-3 अपराध हो गए, मान लीजिए आपको सीआरपीसी में भी बुक किया गया, मोर देन एफआईआर हुआ है तो, ठीक है, आपको ईडी ले गई, आपको सीबीआई भी ले गई, ठीक है, आप पे एफआईआर भी हुआ, वो होता ही है, कब होता है आपको पता ही, हमको बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो थर्ड प्रोविजन है, थर्ड प्रोविजन किसका, 479 सब क्लॉज 1 का जो थर्ड प्रोविजो है, थर्ड प्रोविजो क्या, जो मैक्स थर्ड प्रोविजो क्या था कि उसको, अगर उसको 10 साल की सजा हुई है उस अपराध के लिए, 10 साल की सजा के लिए वो अंदर गया है तो 10 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो कह रहा 479 का जो थर्ड प्रोविजो है, यही यदि वो मोर देन 1 अपराध करके गया है या मोर देन एफआईआर हुई, मल्टीपल केसेस हुई हैं उस पर, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किया, आपको ईडी भी ले गई, आपको आईटी वाले भी आए ले गए, आपको एफआईआर भी हो गई, आप पे सीबीआई, ये कब होता है आपको पता है, ये सेक्शन अभी ऐड किया गया है बीएनएसएस में। इस 479 के सेक्शन की लुटिया डुबा दी गई है, कॉमन कॉज के सेक्शन, कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को ऐड करके ये सेक्शन लाया गया था 439 436 सब क्लॉज ए के फॉर्म में, ताकि अंडर ट्रायल प्रिजनर बहुत कम रहें, आराम से, मतलब जेलों पे लोड ना रहे। लेकिन आप ज़रा देखिए, मोर देन, अगर जैसे आप एफआईआर ही होता है, आप ज़रा देखिए एफआईआर में क्या कभी किसी को सिंगल अपराध के लिए मिलता है, कई सेक्शन लगे रहते हैं, कई धाराएं लगी रहती हैं, सबके अपने अपने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने राइटिंग की, सिटीजन किया, ठीक है, राइटिंग भी करवाई, सिटीजन भी किया, तो राइटिंग की अलग से पनिशमेंट है, सिटीजन की अलग से पनिशमेंट है, तो हो गया मोर देन क्राइम, खेल खत्म। अब आपको क्या है, वो जो थर्ड प्रोविजो में आपको उस अपराध का जो मैक्सिमम सजा है उसके बाद छोड़ देना है,
अब नहीं छोड़ा जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये कंसीडर किया जाएगा। मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि ट्रायल और इंक्वायरी होती है तो समझ में आता है, उसके दौरान ना छोड़ा गया समझ में आता है, ठीक है। ही शैल नॉट बी रिलीज बाय द कोर्ट, ठीक है। अगर ऐसा है आप पे मोर देन क्राइम का एफआईआर हुई है या मोर देन एफआईआर हुआ है तो ये 479 सब क्लॉज 1 का थर्ड प्रोविजो है, ये आपके लिए नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं लास्ट इसका प्रोविजन सबसेक्शन 3, ठीक है। अब कोशिश यही करेंगे कि अगर मेरी बात गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी तो वो हो सकता है इस चीज़ में सुधार करे, एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि लॉ ऐसे ना बनाया जाए कि जो इंडिया के पीपल के लिए जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। एक्यूज पास बाई 1 सेकेंड 1/3 डिटेंशन सब, हाँ करा। अब जिम्मेदारी दे दिया है किसके ऊपर, एसपी जेल के ऊपर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के ऊपर, कि भैया ये जो हाफ में छोड़े जा रहे हैं या 1/3 में छोड़े जा रहे हैं, ये फ्रेश माल वाले 1/3 में छोड़े जा रहे थे, ये ज़्यादा गंभीर वाले इतना उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट छोड़े जाते। मान लीजिए किसी अपराध के लिए बता चुका हूँ मैं, उसको फिर से नहीं बताना, ठीक है। तो इसको जो है इसकी लिस्ट आप बनाओगे और शैल फोर्फिट तुरंत जो है उसको आप कोर्ट के पास भेजोगे ताकि कोर्ट कंसीडर करे और उसको बेल दे दे, ठीक है। राइटिंग टू राइट, मतलब उसकी जो लिस्ट बनाओगे राइटिंग करोगे, करके उसको कोर्ट के पास भेजोगे ताकि कोर्ट जो है उसको बेल पे रिलीज कर दे। अभी तक देखिए सेक्शन हम 4 आपको एक बार रिकॉप कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं, कौन कौन सा सेक्शन हम देख लिए हैं, ठीक है। हम बेल का सेक्शन देख रहे हैं और चैप्टर है ये आपका 35, ठीक है। और बेल एंड बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें 478 भी देख लिए हैं, 9 भी देख लिए हैं और 480 देख रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस में जो है बेल के बारे में पढ़ लिए हैं, अब नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल इजी नहीं है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या बेल का प्रोविज़न है। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 1 कह रहा है कि यदि कोई पर्सन, देखिए अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ तो 1.5 पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 1.5x करके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। एक्यूज और सस्पेक्टेड हो, कोई भी पर्सन या तो एक्यूज हो और सस्पेक्टेड हो, किसका, नॉन बेलेबल ऑफेंस का, नॉन बेलेबल ऑफेंस का, ठीक है। कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और उसको या तो अरेस्ट किया गया हो और डिटेन किया गया हो। अब अरेस्ट में और डिटेन में क्या अंतर है आपको पता है, वो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। विदाउट वारंट, ठीक है, विदाउट वारंट। देखिए विथ वारंट होगा तो आपको डिटेन करके अरेस्ट करके कोर्ट के पास लेना होगा, लेकिन अगर विदाउट वारंट होगा तो आप ऑफिसर इंचार्ज के पास भी ले सकते हैं। जैसे अरेस्ट और डिटेन विदाउट वारंट बाई ऑफिसर इंचार्ज, या वहीं एसएचओ हम कह देते हैं, ठीक है। और brought before court, brought before court, not high court and court of session, ठीक है। नॉर्मली आप अरेस्ट करके या हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन के पास थोड़ी लाएंगे। तो कोई भी पर्सन जो एक्यूज है या सस्पेक्टेड है किसका, नॉन बेलेबल, मेन इसी के पास घूमेगा पूरी कहानी, ठीक है। आप सेकेंड सबसेक्शन 2 में देखेंगे कि ज्यों ही ये बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस बेलेबल में कन्वर्ट होगा, बेल देने की पावर एसएचओ के पास भी आ जाएगी, लेकिन जब तक ये नॉन बेलेबल है तब तक बेल देने की पावर सिर्फ कोर्ट के पास रहेगी, ठीक है। उसको लाया गया है तो वो मे बी, यूज शब्द मे बी रिलीज ऑन बेल, मे बी रिलीज ऑन बेल, मे अब मे बी क्यों, क्योंकि इसमें टर्म एंड कंडीशन है। ये मे बी का इस्तेमाल इसलिए किया, कोई भी पर्सन एक्यूज या सस्पेक्टेड हो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए और उसको अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया हो एसएचओ द्वारा या कोर्ट के सामने लाया गया हो, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ना हो, तो उसको जमानत मिल सकती है मे बी, लेकिन इसी में एक डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है,
इसमें दूसरा क्या लगा हुआ है कि उसको सैल भी नहीं मिलेगी, क्या जमानत। अभी तो मिल रही है लेकिन अब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, रुकिए मैं बताता हूँ। हाँ, सैल भी नहीं मिलेगी। क्यों? यदि उसको इस मैटर के लिए लाया गया जिसकी सजा डेथ हो और आजीवन कारावास हो। यदि इस मैटर के लिए आप लेके आए हो तो उसको जमानत जो मे बी है वो शैल बी नहीं मिलेगी। शैल बी नॉट ग्रांटेड बेल। मतलब भैया आप सीरियस क्राइम करके आए हो, ठीक है, नॉर्मली बेल मिल जाएगी, मे बी है मतलब डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन अगर ये सब कांड किए हो तो नहीं मिलेगी। डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या चार्ज विथ कॉग्निजेबल ऑफेंस, या तो किसी संज्ञेय अपराध के लिए आप लाए हो और जो संज्ञेय अपराध है वो क्या है, प्रीवियसली कन्विक्टेड हो। प्रीवियसली एक्विजिशन ना हो, कन्विक्शन मतलब आपको इसके लिए पहले भी सज़ा मिल चुकी हो। किस अपराध के लिए? या तो अपराध हो डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, और मतलब कुछ भी हो सकता है, 7 ईयर्स और मोर, और दो से दो ज़्यादा मतलब दो या से ज़्यादा ऑफेंस के लिए मतलब इसकी मिनिमम सज़ा 3 साल हो, ठीक है। टू और मोर ऑफेंस के लिए जिसकी मिनिमम सज़ा 2 साल हो बट नॉट 7 ईयर्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 ऐसे ऑफेंस जिसकी सज़ा 4 साल से लेके 6 साल के बीच में हो। अगर इन मैटरों में आप कन्विक्टेड हो या आप ऐसे मैटरों में कन्विक्टेड हो जिसकी सज़ा कन्विक्शन हो चुका है, जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा का ऑफेंस है, आपने किया है डेथ या इम्प्रिजमेंट वाला कांड किया है इन तीनों मैटरों में, ठीक है, या तो आप कॉग्निजेबल अभी वाला जो कांड किए हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हैं अभी वाला, और जो प्रीवियस वाला कांड है ये है डेथ वाला, डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट से सज़ा ना हो, 7 साल वाले नहीं सज़ा हो ये, तो इन दोनों मैटरों में शैल नॉट बी ग्रांटेड, आपको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके 4 प्रोविज़न है, इस सबसेक्शन 1 के 4 प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न को हम देखते हैं। प्रोविज़न मतलब अपवाद, मतलब कि नॉर्मली तो सज़ा नहीं मिलेगी, नॉर्मली तो आपको जो है वो नहीं मिलेगा, कहते हैं बेल, ठीक है, हम 480 पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रोविज़न 1 कहता है कि नहीं नहीं, कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसके लिए मिल सकती है। पहला अपवाद क्या कहता है कि यदि, कह रहा है कि यदि कोई पर्सन, अभी कोई पर्सन जो सबसेक्शन, अच्छा 480 के सबसेक्शन 1 के आई के एंड इस वाले सेक्शन में जो अभी है, मतलब जो अभी ऊपर मैंने पढ़ा कि कन्विक्टेड हो इन मैटरों में, यदि उन मैटरों में, ठीक है, कोई बच्चा हो प्रीवियसली कन्विक्टेड, मतलब बच्चा कौन सा, अंडर 18 ईयर्स, ठीक है, सीआरपीसी में 16 ईयर हुआ करता था, या तो कोई औरत हो, किस में, जो अभी हम ऊपर पढ़े हैं, ये आई और सेकंड नहीं पढ़े हैं कि जो, या तो आप लाइफ इम्प्रिजमेंट का किए हों या लाइफ इम्प्रिजमेंट या 7 साल से ऊपर का अपराध किए हों या 2 ऐसे अपराध किए हों जिसमें 3 साल से ज़्यादा का सज़ा हो लेकिन 7 साल से कम वाला, ये उसमें, यदि इसमें अपराध करने वाला चाइल्ड हो या औरत हो, ठीक है, या सिक हो, बीमार हो, ठीक है, और इन्फर्म हो, इन्फर्म मतलब बुजुर्ग आदमी, ठीक है, अगर ऐसा है तो मे बी रिलीज ऑन बेल। यहाँ पे भी कोर्ट पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि भाई कांड तो बड़ा है, ऊपर का कांड छोटा तो है नहीं, आई 480 सेक्शन 1 के आई का और 480 सब सेक्शन 1 के जो सेकेंड वाला है मे बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है, मे बी रिलीज ऑन बेल। ये प्रोविज़न 1 हो गया। अब हम प्रोविज़न 2 देखते हैं।
प्रोविजो का मतलब होता है अपवाद, मतलब जो अभी आप पढ़े हैं ऊपर जो भी सेक्शन, उसके ये अपवाद है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ठीक है, अब सेकेंड अपवाद कह रहा है, सेकेंड प्रोविजो कह रहा है कि भैया सब कुछ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होगा। ठीक है, कह रहा है कि क्लॉज जो सेकेंड है, जो क्लॉज ये सेकेंड है, ये रिलीज ऑन बेल। सेकेंड क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब 480 सेक्शन 1 का जो सेकेंड है, रिलीज ऑन बेल बेस ऑन डिस्क्रिशन, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। अगर कोर्ट को ये लगता है, ठीक है, कि कोर्ट ये है डिस्क्रिशन है, मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि वो सेटिस्फाई है, मतलब उसको लगता है कि बेल दे देना चाहिए, और एनी स्पेशल रीजन, और एनी स्पेशल रीजन, और मैं कहता हूँ कि इन सेक्शन को नहीं अपवाद कराना चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि मर्डर और रेप जैसे चीज़ों में भी जो बड़ा वकील होता है बेल लेके आ जाता है सिर्फ इस डिस्क्रिशन पे, और ये डिस्क्रिशन ऑफ जो जज होता है ये कहीं आंसरेबल नहीं होता। बस ये है कि इस बिल के खिलाफ जब हायर कोर्ट में लोग जानते हैं तो उस हायर कोर्ट में जजमेंट का कॉपी हायर जज देखता है, वो सब समझ जाता है कि यहाँ क्या कांड किया गया है, लेकिन ये गलत है। अगर कोई गरीब आदमी है उसको हाई कोर्ट, उसके खिलाफ मतलब उस जो अपराधी है उसको हाई कोर्ट से जज बेल मिली है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का वकील का पेड नहीं कर सकता, तो ये गलत है। ऐसा इस तरह के अपवाद के प्रोविजो को नहीं होना चाहिए सेक्शनों में, जो केवल और केवल फुल्ली रूप से जज के सेटिस्फैक्शन पे आधारित है। जब सब लिख रहे हो तो सब लिखो, ये सेटिस्फैक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोविजो थर्ड, प्रोविजो थर्ड क्या कह रहा है कि बेल सिर्फ इस बात पे नहीं इग्नोर की जा सकती कि उसको हम एक्यूज को इसलिए पकड़े हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है, किसके द्वारा, बाई विटनेस के द्वारा, कि उसको पकड़ के रखो, ऐसा ना हो कि ये भाग जाए तो विटनेस जो है इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो इसलिए बेल को जो है आप नहीं इग्नोर कर सकते। और पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज, ठीक है, बियॉन्ड 15 डेज, मतलब इस हिसाब से आप नहीं उसको बंद करके रह सकते कि जो है 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन के बाद नॉर्मली डिफ़ॉल्ट ऑफ बेल मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप इसलिए उसको पकड़ के रखे हैं क्योंकि जो है उनको लगता है कि ये जाएगा, टेम्पर करेगा वगैरह वगैरह। ये जो है सीआरपीसी 319 में नहीं हुआ करता था, इसको जो है 358 बीएनएसएस में ये जोड़ा गया है। ठीक है, इसको जोड़ा गया है कि पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज, चार्जशीट फाइल, मतलब कह रहा है कि जो 15 दिन का होता है ना उसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविजन स्टार्ट हो जाता है आपका। तो इन दोनों कंडीशनों में, ठीक है, केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी बेल नहीं रोकी जा सकती है, बियॉन्ड 15 डेज की मतलब में भी नहीं रोका जाता। मेयर दिस फैक्ट नॉट रिफ्यूज द बेल, ठीक है, सिर्फ मेयर दिस फैक्ट नॉट रिफ्यूज बेल, सिर्फ इन दोनों फैक्टों पे आप बेल को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि आइडेंटिफिकेशन के लिए रोके रहो और 15 दिन के बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़ ही सी अदरवाइज इंटाइटल टू रिलीज, अगर अगर ऐसा है, अगर इसलिए सिर्फ रोके हुए हो तो वो इंटाइटल टू बेल है, इंटाइटल टू बेल है। ठीक है, ये हो गया प्रोविजो थर्ड। प्रोविजो फोर्थ, प्रोविजो फोर्थ अपवाद, अभी सेक्शन 1 के ही सब अपवाद चल रहे हैं। ठीक है, प्रोविजो 4 क्या कह रहा है कि एक्विजिशन ऑफेंस, अच्छा ये ऐड किया गया 2005 में, किस केस लॉ से ऐड किया गया ये आपको बताना है, आप बताइएगा। ठीक है, यदि कोई एक्विजिशन एक मतलब जिस पे एक्विजिशन लगा है ऑफेंस पनिशेबल, मतलब जो एक्यूज्ड है उस पे या तो डेथ पनिशमेंट का एक्विजिशन लगा है या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ का लगा है, और इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स। ठीक है,
तो विदाउट पीपी साहब के हियरिंग के, ठीक है, विदाउट पीपी साहब के हियरिंग के आप बेल नहीं दे सकते, नॉट ग्रांटेड बेल। और अगर देंगे बिना पीपी साहब के हियरिंग के तो रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग। ठीक है, तो ये प्रोविज़न तो सही है कि भाई अगर जो हीनियस क्राइम है जैसे डेथ हो गया, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ आजीवन कारावास हो गया, 7 साल से ज़्यादा हो गया, तो इन मैटरों में पीपी साहब को सुनो भाई, क्योंकि जो बड़े अपराध होते हैं वो स्टेट के खिलाफ होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि सब सेक्शन 2 480 का बहुत मज़ेदार है। इसमें आप देखेंगे कि ज्यों ही हमारा नॉन बेलेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट होगा, पुलिस के पास भी पावर आ जाएगी बेल देने की। ठीक है, पुलिस के पास भी पावर आ जाएगी बिल देने की। अब देखिए सबसेक्शन 2 में बताता हूँ। सबसेक्शन 2 में थोड़ा सा ट्रिकी है, लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। आप समझते हैं ना कि ये कोर्ट करती है और इसको पुलिस करती है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब अगर ये तीनों होते ही अगर ये महसूस हो कि सच ऑफिसर और कोर्ट इफ अपीयर एक्यूज नॉट कमिटेड नॉन अवेलेबल, मतलब कह रहा है कि ये चाहे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही हो चाहे इंक्वायरी ट्रायल कोर्ट कर रही हो, ये अपीयर हो, ये समझ में आए कि ये जो नॉन बैलेबल ऑफेंस है जिसके लिए हम इसको पकड़े हैं, ये एक्चुअल में बैलेबल ऑफेंस है। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि नॉन बैलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान कोर्ट, ठीक है, बेल दे सकता है। ठीक है, इफ बैलेबल ऑफेंस एसएचओ ऑफ सच ऑफिसर कम इन द पिक्चर। ठीक है, दोनों जो है बेल दे सकते हैं। और जो दोनों बेल देंगे, ये दोनों लोग जो बेल देंगे, ये दोनों लोग जो बेल देंगे, एक्यूज जिसको बेल मिल रही है शैल बी सब्जेक्ट टू 492 बेल एंड बॉन्ड वाला। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये डिस्क्रिशन पे है, अच्छा ये दे सकती है, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिशन ऑफ सच ऑफिसर और कोर्ट रिलीज ऑन बॉन्ड ओनली। तो हाँ, तो दे सकते, और या तो उस जो है कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा। ठीक है, डिस्क्रिशन ऑफ सच ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोर्ट, ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पे रिलीज कर दे। बॉन्ड मतलब श्योरिटी जिसमें नहीं होती, बेल बॉन्ड मतलब जिसमें श्योरिटी होती है। ठीक है, तो मेन मकसद याद रखिएगा, ज्यों ही बैलेबल ऑफेंस नॉन बैलेबल में कन्वर्ट हुआ, पुलिस के पास भी पावर आ जाती है बॉन्ड बिल देने की थाने से, लेकिन 492 के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो भी पावर आएगी, ये सिर्फ इनके डिस्क्रिप्शन पे हो, ऐसा नहीं है कि सेल भी है, ये चाहें तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, चाहें दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। मतलब क्योंकि ज्यों ही महसूस होता है आपको कि ठीक है यार ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं है, तो आपने जो है उनको बेल दे दिया आपने। अब सब सेक्शन 3 कह रहा है कैंसिलेशन ऑफ बेल। मैंने कहा ना कैंसिलेशन ऑफ बेल, कह रहा है कि अच्छा सॉरी कंडीशनल बेल, सॉरी कैंसिलेशन बेल नहीं, कंडीशनल बेल। इसमें क्या है कि जो थोड़ा सा सीरियस क्राइम है उसमें आपको कंडीशन के हिसाब से बेल दिया जाएगा, या तो 7 साल से ऊपर की सज़ा वाला आपने क्राइम निपटाया है, या तो चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 17 ऑफ बीएनएसएस के क्राइम किए हैं आपने, और अबेटमेंट किया है, और कॉन्स्पिरेसी की है। ठीक है, और अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी की, अबेटमेंट ऑफ क्राइम किया है, आपने किसी को क्राइम करने के लिए उकसाया है।
ठीक है। इन सब मैटरों में रिलीज ऑन बेल बट इम्पोज सैल सम कंडीशन, ठीक है। बेल पे रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज ऑन बेल, बट जो ये बेल होगी सैल बी इम्पोज सम कंडीशन। मतलब कह रहा है कि बहुत हीनियस क्राइम के अलावा भी छोटा जो क्राइम है उसमें भी कंडीशनल बेल मिलेगी, आपको कुछ कंडीशन लगा देगी कोर्ट कि भैया ये आपको करना है। सेल पर्सन या तो वो कह देगी कि या तो अटेंड करो, सेल पर्सन अटेंड द बॉन्ड, सेल नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। मतलब जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ठीक है, कि भैया या तो आप सेल पर्सन अटेंड द बॉन्ड, कोई बॉन्ड अटेंड करो विदाउट सियोरिटी, ठीक है। और एक कहेगी सेल नॉट कमिटेड ऑफेंस सिमिलर्स। मुझे ये शब्द बड़ा मजाक लग रहा है कि कोई अपराध जब यही करके आएगा उसको सिमिलर शब्द के लिए आप क्यों कंडीशन लगाओगे, वो उसको ये लगा दो एनी ऑफेंस नहीं करोगे। तो लिखा हुआ है कि सेल नॉट कमिटेड एन ऑफेंस सिमिलर टू ऑफेंस, सिमिलर टू ऑफेंस नहीं होना चाहिए, एनी टू ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एविडेंस को आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एविडेंस को आप जो है प्रभावित नहीं करोगे। ये है आपकी कंडीशन। इन्हीं कंडीशनों पे इन अपराधों में आपको बेल मिलेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा नंबर का सेक्शन 480 का सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 कह रहा है कि इफ ऑफिसर और कोर्ट रिलीज ऑन बेल रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग, ठीक है। मतलब किसमें, यदि आपका जब नॉन बेलेबल ऑफेंस कन्वर्ट टू बेलेबल ऑफेंस, आपने बेल दे दिया ना, बेल कौन दिया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस दे दी या ट्रायल और उसके इंक्वायरी की जगह कोर्ट दे देगी। जो बेल देगी तो इन जो रीजन है राइटिंग में लिखेगी कि क्यों आपने ऐसा दिया। तो नॉर्मली पुलिस देती नहीं है। 5 नंबर कैंसिलेशन ऑफ बेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी बेल कैंसिल होती है हमारे यहाँ इंडिया में या तो 480 सब क्लॉज 5 में 5 में होती है, सबका बाप होता है 483 सब क्लॉज 3, सब बेलें इसी में कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। ए पर्सन रियलाइज एज बेल अंडर कह रहा है कि जो भी पर्सन को 480 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में बेल मिली है, ठीक है, पर्सन रियलाइज होता है और अगर कोर्ट को ये नेसेसरी लगता है कि कुछ यार गड़बड़ है, इसको बेल जो है दे के हमने गलती किया, कुछ भी हुआ, तो नेसेसरी भी अरेस्ट कर लिया जाएगा उसको, अरेस्ट एंड टेकन इनटू कस्टडी, टेकन इनटू कस्टडी। देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है कैंसिल, ये नहीं लिखा है कि 1 और 2 में जो बेल मिलती है उस बेल को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो ये लिखा है कि नेसेसरी यदि जो ही समझ में आएगा उसको अरेस्ट करके उसको कस्टडी में डाल दिया जाएगा। शब्दों को घुमा के लिखा गया है, ठीक है। अब सब सेक्शन 6 है ट्रायल स्टेज। अब हम बहुत आगे चले गए। अब कह रहा है कि भैया ट्रायल स्टेज चल रहा है और तब तक किसी को बेल नहीं मिली है, ठीक है। ट्रायल स्टेज जो तीसरा स्टेज होता है और तब तक किसी को बेल नहीं मिली है, तो यहाँ पे क्या प्रावधान करोगे, ठीक है। कह रहा है कि ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट और नॉन बेलेबल, ठीक है, कोई ऐसा ऑफेंस जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हो, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा नहीं हो, लेकिन वो नॉन बेलेबल हो, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो कौन सा ऑफेंस जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हो बट नॉट अवेलेबल हो, एंड ट्रायल इज़ नॉट कंक्लूडेड इन 60 डेज। मैंने बोला था ना कि जो 15 डेज बीतते ही आपके पास 60 डेज और 90 डेज में डिफ़ॉल्ट बेल का जो है आपका प्रोविज़न एक्टिवेट हो जाता है। तो कह रहा है कि कोई भी अपराध जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हो, नॉन वेलेबल हो एंड ट्रायल इज़ नॉन कंक्लूडेड, जो ट्रायल है, जो ट्रायल चल रहा है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, फिर ट्रायल, ठीक है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है, ये आपका हो रही है इंक्वायरी और ये ट्रायल।
ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है। कह रहा है कि ट्रायल इज नॉट कम्प्लीटेड 60 दिन। 60 दिन में कहाँ से ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी यार? 60 दिन में तो कभी कभी पुलिस वाले चार्जशीट नहीं फाइल करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एविडेंस, मतलब जो पहला दिन एविडेंस लेने की डेट होती है उससे 60 दिन के अंदर यदि बंदे को जमानत नहीं मिली है और वो अपराध मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है और नॉन वेलेबल है, शैल बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बेल वाला हिसाब किताब है इसमें, शैल बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डेड ऑफ रीजन, अगर उसको डिफ़ॉल्ट बेल का बात है भाई, आप नहीं छोड़ोगे तो अदरवाइज आप रीजन लिखो, उसमें आप रीजन लिखो कि क्यों आप जो है उस बंदे को 60 डेज ऑफ ट्रायल कंप्लीट हो गया है फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं आप, रिकॉर्ड द रीजन, ठीक है। सेक्शन 7 है कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ बेल। इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि अब ट्रायल कंप्लीट हो गया बाबू, सब कुछ हो गया और उसका वो डेट आ गई है जजमेंट की, और तब आपको महसूस होता है कि यार ये तो गड़बड़ है, ठीक है। ट्रायल कंप्लीट हो गया, कह रहे हैं कि ये देखिए ये यहाँ पे एविडेंस का पहला दिन है, एविडेंस स्टार्ट हुआ, ये ट्रायल का स्टेज है। सब सेक्शन 7 बता रहा हूँ, इसमें ट्रायल हो गया एंड, और ये महसूस हुआ कि यार ये नॉट एक्यूज, ये जो है नॉट गिल्टी है, ठीक है, ये अपराध नहीं किया है। तो जजमेंट और जो जो जजमेंट की डेट होती है वो नॉर्मली एक दिन बाद भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है इसके बीच की ड्यूरेशन, और ये इसमें महसूस हो गया कि ये नॉट गिल्टी है, ठीक है। तो उसको यार छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उसको तब छोड़ देना चाहिए, मतलब ट्रायल तक भी यदि उसको नहीं बेल मिली हुई है तो ट्रायल के ख़त्म होने के बाद अगर महसूस होता है कि नॉट गिल्टी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये है हमारा कंडीशन ऑफ बेल इन द नॉन बेलेबल ऑफेंस। हम बेल के सेक्शन देख रहे हैं चैप्टर 35, इसमें 481 देखेंगे और इसके बाद एक एंटीसिपेटरी बेल 482 है वो देखेंगे। इसको देखने से पहले मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ कि जो एंटीसिपेटरी का प्रोविज़न है उसमें 4 केस लॉ मैं ऑलरेडी कवर किया हूँ और अपने उसमें मैंने अपने फोल्डर में रखा हुआ, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। 481 क्या कहता है? बेल टू रिक्वायर एक्यूज, ठीक है, बेल टू रिक्वायर मतलब समझे कि जो बेल दी जाएगी उसमें रिक्वायरमेंट होगा अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेंट कोर्ट। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, जो लॉ में होता है अगर आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका मतलब तुरंत समझ में आएगा। नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट का मतलब ये समझिए, मतलब मान लीजिए कोर्ट ये ट्राई कर रही है, ये कोर्ट जो है आपके अपराध को ट्राई कर रही है, चाहे नॉर्मल कोर्ट हो और चाहे अपीलेट कोर्ट हो। आप जैसे नॉर्मल कोर्ट होगी, बेल रिजेक्ट कर दी तो ठीक है, आप क्या जाएंगे फिर अपीलेट कोर्ट के पास जाएंगे। अब कह रहा है अगर ये अपीलेट कोर्ट आपको बेल देगी तो वो उसमें एक कंडीशन लगाएगी कि यदि यदि जो अपोजिशन पार्टी प्रोसिक्यूशन एज मे बी का शब्द लिखा हुआ है कि अगर जो अपोजिशन पार्टी प्रोसिक्यूशन हायर कोर्ट में गई आपके बेल के खिलाफ, ठीक है, तो हाँ आपके जो है ये पिटिशन फाइल किया हायर कोर्ट में कि भैया इनको जो है ये जो बेल मिली है ना ये गड़बड़ है, तो आपके बेल के साथ ये कंडीशन मर्ज रहेगी, ये कंडीशन उसमें मर्ज रहेगी कि जब भी बेल टू रिक्वायर अपीयर द नेक्स्ट, यही है हायर कोर्ट इज द नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। मतलब बेल आपको मिलेगी लेकिन उसमें ये लिखा रहेगा कि जब भी अगर पार्टी गई हायर कोर्ट में पिटिशन फाइल की इस बेल प्रोविज़न के खिलाफ तो आपको नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट या हायर कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेल की कंडीशन में ये आपको मर्ज रहेगी, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो जाना पड़ेगा ना वो शैल बी का इस्तेमाल हुआ है, शैल बी, आपको जाना ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मे बी का मतलब पार्टी जा भी सकती है आपके बेल के खिलाफ, नहीं भी जा सकती है, तो पार्टी की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। लेकिन अगर पार्टी गई तो आपके बेल के खिलाफ तो आपको नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट में
मतलब वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको जो बेल मिली है वो दो शर्तों पे मिली होगी, या तो बॉन्ड के साथ पर्सनल बॉन्ड पे मिली होगी, या तो बेल बॉन्ड पे मिली होगी। ठीक है, ये दोनों जो बॉन्ड है और जो बेल बॉन्ड है, ये मैं आपको बॉन्ड के जो है चैप्टर सेक्शन 484 टू 496 पूरा बॉन्ड का मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है, पूरा बॉन्ड अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये दोनों सिर्फ 6 मंथ तक वैलिड होगा। ये प्री का क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जो बॉन्ड होता है वो कितने दिन तक वैलिड होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। अब आ जाइए 481 सब सेक्शन 2। अब कह रहा है कि देखो भाई, अब आप तुम दो बातें हैं कि आप जा भी सकते हो, आप नहीं भी जा सकते हो। ये कौन है? ये कोर्ट आपको ट्राई कर रही है, इसी ने आपको बेल दे दिया है। अगर पार्टी चली गई, इसके खिलाफ पिटिशन फाइल कर दी, कहाँ? हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट में, या जिसको आप कह सकते हो नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। ठीक है, तो अगर ये गई एज में बी, ठीक है, और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि आपको बेल मिल गई, बेल मिल गई, अब आपको जाना पड़ेगा, ये सैल बी का इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप नहीं गए, ठीक है, इफ एक्यूज फेल टू अपीयर, तो क्या हो सकता है बताइए? तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपका बेल कैंसिल कर दिया प्रोसीजर। तो आपका जो है सेक्शन 491 BNSS के तहत बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाएगा। आपका बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाएगा, आपका खेल ख़त्म, आप जेल जाओगे। बिल का लास्ट प्रोविज़न देख रहे हैं 482 एंटीसिपेटरी बेल फिर 439 ऑफ CRPC हुआ करता था। और अभी तक बेल के प्रोविज़न में मैं क्या क्या डिस्कस कर लिया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। 478 बेल फॉर वैल्यूएबल ऑफेंस, ठीक है। 479 अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए कितने दिन तक बेल का प्रोविज़न होगा या कितने दिन बाद वो छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 480 बेल फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस, पूरा डिस्क्राइब करके मैंने 24-25 मिनट का वीडियो सिर्फ 480 पे ही बनाया है। फोल्डर ऑलरेडी अपलोड है, फोल्डर में ऑलरेडी अपलोड है। 481, ठीक है, इसमें ये है कि जो भी बेल की कंडीशन होती है उसमें नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट में अपीयर होने के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट में आप अपीयर होंगे, नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट में आपके बेल के कंडीशन के साथ ये लिखा होगा। और 483 स्पेशल पावर फॉर बेल, स्पेशल पावर फॉर बेल ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। ये इतना वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज हम देखेंगे एंटीसिपेशन, ठीक है। मतलब आपको डर है कि कहीं मैं अरेस्ट ना कर ले जाऊं, मतलब कर ना ले पुलिस मुझे, ठीक है। एंटीसिपेशन, अप्रीहेंशन है आपको, ठीक है, इस बात का। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक बार सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ। ये दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं, या तो FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई हो या FIR रजिस्टर्ड हो गई हो। दोनों कंडीशन में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? आपको रीजन टू बिलीव हो, एंड और नहीं है नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब इस FIR में नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में लिखा हो, तभी आप जा सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस में तो इसे ही बेल मिल जाती है। आप लोग हमको बताइएगा, किसी भी FIR में कई तरह के अपराध मेंशन रहते हैं, कुछ बेलेबल भी होते हैं और कुछ
नॉन अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप एंटिसिपेशन के लिए जाएंगे, एंटिसिपेटरी बिल के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, इन दोनों कंडीशनों में या तो आपको रीजन टू बिलीव हो, या तो आपको और नॉन वायलेबल ऑफेंस में आपने अपराध किया है, अप्लाई टू, हाँ मे बी अप्लाई लिखा है कि आपका मन करे तो आप जाइए। ठीक है, मे बी अप्लाई टू हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। और इसके बाद लिखा है कोर्ट में भी कि मे भी मतलब ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का, बहुत वाइड डिस्क्रिशन है। कोर्ट में बी इफ इट ही थिंक, ठीक है, इफ ही थिंक, अगर वो सोचती है ऐसा तो वो ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, अगर वो ऐसा सोचती है तो आपको वो एक बेल देगी जिस बेल का नाम होगा एंटीसिपेटरी बेल, और ही शैल बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है, और ही शैल बी रिलीज ऑन बेल। तो भैया देखो, आप इसमें मत परेशान होना, एफआईआर हुई है तब तो बेल पे रिलीज हो रहे हो, लेकिन हो सकता है प्रीलिम से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बिना एफआईआर के भी आप बेल पे रिलीज हो सकते हैं, दे दिखे एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, बट ये जो ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, जो ये बेल होगी, इस बेल की कुछ कंडीशनें होंगी जो सब सेक्शन, ठीक है, हाँ, अच्छा जो बेल होगी, चलिए हम आपको एक बात और बताइए हमको कि अब हाई कोर्ट ने और कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको बेल पे रिलीज कर दिया, तो क्या इस बेल की टाइमलाइन होगी, कितने दिन तक ये प्रभावी में रहेगा, और क्या उसके बाद भी आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर अंडर 480 BNSS, ठीक है, या 437 ऑफ BNSS CRPC और 483 ऑफ BNSS या 430, हाँ 39A ऑफ CRPC। ठीक है, क्या इस रेगुलर बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, इस बेल की कुछ कंडीशन होंगी, ऐसा नहीं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया तो छुट्टा सांड की तरह घूमेंगे, विथ कंडीशन एंड डायरेक्शन इन बेल। ठीक है, विथ कंडीशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, यही है सबसेक्शन 2। कौन सी कंडीशन डायरेक्शन होगी? पहली बात कि अवेलेबल फॉर इंट्रोगेशन, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जब भी बुलाएगी आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा, बस आपको पकड़ के जेल में नहीं डालेगी वो। ठीक है, दूसरा बात है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप एविडेंस को और विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपकी कैंसिल हो जाएगी बेल। तीसरी बात है शैल नॉट लीव इंडिया, शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट कोर्ट परमिशन। ठीक है, और चौथा है कि सच अदर कंडीशन, कुछ और भी कंडीशन लगाई जाएगी। ठीक है, वो सब कंडीशन जो 480 सब क्लॉज 3 के BNSS में लगाई गई है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल दी जाती है उसमें कुछ कंडीशन लगाई जाती है 483, वो कंडीशन भी लगाई सकती है। अब देखिए, आपके इसका आंसर आपको यहाँ मिल गया कि जब एंटीसिपेटरी बेल में चौथे पॉइंट में वो हर कंडीशन हो सकती है जो 480 सब क्लॉज 3, ये 480 सब क्लॉज 3 में मेंशन होती है, तो इस एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद आपको रेगुलर बेल अप्लाई नहीं करना होगा। ये एंटीसिपेटरी बेल आपके होल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन चलेगी। ठीक है, अब ये कोई क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये एंटीसिपेटरी बेल इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी, जब जज के पास मैटर आता है, इंक्वायरी में भी एक्टिव रहेगी कि नहीं? उसका बहुत ज़्यादा देखिए, वो पेड क्लासेस मैंने बताया है, एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न में 4-4 5-5 घंटे आप चाहेंगे तो बता सकते हैं, 8-8 10-10 मेजर केस लॉ हैं। ठीक है,
तो सच अदर कंडीशन हो गया। ठीक, अब आ जाइए सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 कहता है कि इफ पर्सन अरेस्ट एंड बेल ग्रांटेड। ठीक है, मान लीजिए एफआईआर हो गई। ठीक है, एफआईआर हो गई और एफआईआर हुई है इस कंडीशन पे। ठीक है, और इंसान गया है यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में, और उसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब अरेस्ट कर लिया जाए। अब इसका जो है डिसीजन यहाँ पे इसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, तब क्या होगा भैया? तब सीधी सी बात है, सच ऑफिसर गिव द बेल। ठीक है, सच ऑफिसर गिव द बेल। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और कंप्लेंट केस होगा तो अगर मजिस्ट्रेट सुन रहा है किसी मैटर को तो वो वैलेबल वारंट जारी करेगा। याद रखिएगा, नॉन वैलेबल वारंट नहीं जारी करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, तो इसलिए आप वैलेबल वारंट जारी करेंगे उसके अरेस्ट के लिए विथ द डायरेक्शन ऑफ 482 सब क्लॉज 1। जो अभी एंटीसिपेटरी बेल का सब क्लॉज 1 पढ़े हैं, उस डायरेक्शन में आप वैलेबल वारंट जारी करेंगे। ठीक है, और अगर सच ऑफिसर है, अगर वो ऑफिसर अरेस्ट किया है तो उसको बेल दे देगा, और यदि कंप्लेंट केस है तो मजिस्ट्रेट उसको जो है वैलेबल वारंट जारी करेगा, और विथ द डायरेक्शन ऑफ 482 सब क्लॉज 1 के हिसाब से। ठीक, 4। ठीक है, सब क्लॉज 482 सब क्लॉज 4 कह रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, 2 मैटर में आपको बेल ठेंगा नहीं मिलेगा। ये और सेक्शन ये ऑफ BNS, ये है गैंगरेप, और ये है माइनर बच्चे के साथ रेप। ठीक है, इन दोनों मैटरों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 482, पूरा बेल का प्रोविज़न ख़त्म। मैंने बता दिया है आपको 478 टू 483 बेल ख़त्म हो गया है। बॉन्ड का ऑलरेडी मैं 484 टू 496 ये बेल है और ये बॉन्ड है। ये दोनों ऑलरेडी जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज कंप्लीट हुआ बेल एंड बॉन्ड का प्रोविज़न। हाँ, अब हम देखेंगे चैप्टर 35 का जो 483 सेक्शन BNS का स्पेशल पावर टू गिव बेल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट सेशन रिगार्डिंग बेल। ठीक है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मैटर में बेल दे सकती है, लेकिन उसकी कुछ प्रो एंड कॉज है, कुछ उसकी कंडीशन है। पहला सबसेक्शन 1 हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चैप्टर 35 हम शुरू कर दिए हैं, और उसमें एक बार मैं आपको रिकैप जल्दी से मार देता हूँ। उसमें बेल का प्रोविज़न आपका 478 टू 483 है, जिसमें हम ऑलरेडी बेल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल जो होती है 480, एंटीसिपेटरी बेल, ये तीनों पढ़ा चुका हूँ। स्पेशल पावर ऑफ ये अभी मैं शुरू किया हूँ 483। ठीक है, इसी में 483 सब क्लॉज 3 है, जिसमें कि चाहे जिस भी कंडीशन में आपको बेल मिली है, ये बेल यहाँ पे कैंसिल की जा सकती है 483 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, तो अब यहाँ शुरू करते हैं सबसेक्शन 1। सबसेक्शन में 1 में लिखा है एनी पर्सन कस्टडी में होगा तो उसको रिलीज ऑन बेल हो सकता है। कस्टडी एंड रिलीज ऑन बेल। ठीक है, एंड ऑफेंस इज नेचर। ठीक है, वो उसको रिलीज किया जा सकता है। ऑफेंस किस नेचर का होगा? यदि ऑफेंस इन नेचर ऑफ 480 सब क्लॉज 3 के नेचर का होगा। ये जो ऑफेंस है इसमें 7 ईयर और मोर की सज़ा हो सकती है इन अपराधों में। ठीक है, आप बेल ले सकते हैं, मतलब मोर ग्रीवांस अपराधों में। यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे अपराध नहीं है ये, वो बेल देने का प्रोविजन आपको पता है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है 10 ईयर 7 साल से ऊपर या 10 साल के अपराधों में जो है उसकी सुनवाई होती है। ठीक है, तो जो 480 सब क्लॉज 3 है इसमें 7 साल उससे ज़्यादा, और ऑफेंस अंडर चैप्टर ऑफ 6, 7, 17 ऑफ BNS और अबेटमेंट। ठीक है, मे बी सेक्शन 45 ऑफ BNS कॉन्स्पिरेसी। इन सब में ये जितने भी हैं जो नेचर जो 480 सब क्लॉज 3 वाले हैं जो ऑफेंस अंडर, इसमें आपको बेल दे सकती है कौन? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अगर दे भी सकती है और उसके अलावा उसको सेट असाइड भी कर सकती है। ठीक है,
इम्पोज एनी कंडीशन, पहले बात को जो बेल देगी, सॉरी पहले बेल देगी तो इम्पोज एनी कंडीशन, कुछ भी कह सकती है कि आप डेली आके थाने में साइन करेंगे, डेली सुनवाई में आएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, फॉर बेल, ठीक है, बेल के लिए कुछ भी कंडीशन लगा सकती है। उसके अलावा यदि पहले से बेल मिली है आपको तो उसको सेट असाइड भी कर सकती है। मैं इस पे केस लॉ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बेल देने की पावर हाई कोर्ट के पास है वो उसकी डिस्क्रिशनरी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। केस लॉ है प्रशांता कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी एंड दीपक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। में दोनों केस लॉ देखूंगा कि यदि वो ये पहले तो बेल दे दिया होगा तो कोई इंपोज कर देगा कंडीशन, कोई भी इंपोज कर सकता है बेल के लिए। बेल पहले से मिली है तो उसको सेट असाइड भी कर सकता है, या बेल की कंडीशन को मॉडिफाई भी कर सकता है, बदल भी सकता है, ठीक है, ठीक है। जो भी मान लीजिए आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने बेल दे रखा है तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकता है, इम्पोज बाई मजिस्ट्रेट। यदि मजिस्ट्रेट ने कोई आपको बेल दे रखा है तो उसको सेट असाइड भी कर सकता है, बदल भी सकता है। कौन बदल सकता है? मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने भी बेल दे रखा है तो हाई कोर्ट उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने यदि बेल दे रखा है तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन इन दोनों को बदल भी सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, और हाई कोर्ट भी बदल सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। अब इसमें दो प्रोविजन दिया है, इन दो प्रोविजनों को देखते हैं। एक नहीं, दो प्रोविजन है इसमें सेक्शन 1 में। पहला प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है? ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है। कब जब भी आपको कुछ भी लिखा मिले वो एक्सेप्शन माना करिए, ठीक है। कह रहा है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ग्रांट बेल टू पर्सन ऑफ क्राइम, ठीक है, ग्रांट बेल टू पर्सन फॉर क्राइम। किस टाइप के क्राइम का? मान लीजिए कोई क्राइम एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, और इम्प्रिजमेंट इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, आजीवन कारावास है, या कोर्ट ऑफ सेशन हो। आपको पता ही है कि 10 ईयर या उसके ऊपर के जो अपराध हैं, यदि ये लोग सुनवाई कर रहे हैं बेल के ग्रांट की, ठीक है, तो इन दोनों मैटरों में नोटिस भेजी जाएगी। किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए, हम ऐसे बेल इसको नहीं देंगे, ठीक है। और यदि नॉट पॉसिबल होगा बुलाने लायक, अगर उसको बुलाने लायक पॉसिबल नहीं होगा तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि विद रीजन ऑफ राइटिंग, ठीक है, रीजन ऑफ राइटिंग रखना पड़ेगा कि आपने पीपी को क्यों नहीं बुलाया ग्रांट ऑफ बेल की हियरिंग कराते समय, ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन देखते हैं, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 1 में हमने देखा तो बेल दे सकता है, उसके पास पावर है, लेकिन प्रोविजन लगा दिया, अपवाद लगा दिया, ठीक है। पहला प्रोविजन कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिव ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन पीपी साहब को बुलाओ, ठीक है। दूसरा प्रोविजन कहता है, प्रोविजो का मतलब होता है कि जो एक ऊपर सेक्शन पढ़े हैं उसका अपवाद। आप बेल दीजिए लेकिन ये आपको कंडीशन इंपोज हुई है। जैसे ग्रांट करते समय बेल, अगर आप पहले में जो बेल ग्रांट हुई थी उसमें पीपी साहब को बुलाया गया था, ग्रांट ऑफ बेल, अब भी जो बेल होगा उसमें भी पीपी साहब को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो सीरियस नेचर का क्राइम है, 65 सब क्लॉज 2 एंड 70 ऑफ BNS, ठीक है, ये है आपका 12 ईयर से ऊपर के बच्चे नीचे के बच्चे का रेप, और ये है आपका 18 ईयर्स के नीचे के बच्चे का गैंग रेप, ठीक है। इन दोनों मैटरों में अगर बेल की हियरिंग कर रहे हो और बेल देना है तो सैल गिव नोटिस, सैल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नोटिस, पीपी साहब को नोटिस देंगे विद इन 14 डेज ऑफ नोटिस, 14 डेज के अंदर, जब आपको रिसिप्ट हुआ वो नोटिस, बेल की नोटिस रिसिप्ट हुई, उसमें 14 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पीपी साहब को कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि ये रेप का मैटर है और अर्जेंट अपीयरिंग ऑफ पीपी साहब है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। सेंड नोटिस बाई जज, ये जज जो है इसको नोटिस भेजेगा। ये दोनों 1 और सेक्शन 1 का 1 देख लिया आपने, उसका दोनों प्रोविजो आप देख लिए। अब सेक्शन 2 देखिए, सब सेक्शन 2 ऑफ 483। इसमें कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि भाई देखिए जज साहब हो गए, ठीक है, और चूंकि बड़ा क्राइम है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पीपी साहब, स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है जो भी बड़े क्राइम, छोटे क्राइम तो आप खुद लड़ते हैं, बड़े क्राइम से मर्डर रेप कर दिया आपने, उसमें पार्टी एक तरफ आप रहेंगे, दूसरी तरफ स्टेट रहेगी आपके खिलाफ, ठीक है। तो मान लीजिए जज साहब इधर एक्यूज आया और जज साहब से कहा जज साहब मुझे बेल चाहिए, जज साहब ने कहा ठीक है तुम्हारा क्राइम गड़बड़ा है, बहुत सीरियस नेचर का, पीपी साहब को बुलाते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई एक्यूज हो गया और स्टेट हो गया, विक्टिम कहाँ गया? तो इस तरह की जो भी हियरिंग होगी, किस तरह की हियरिंग? 60 सब क्लॉज 2 और 70 गैंग रेप वाली, इसमें इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन, मतलब जो विक्टिम है और इन्फॉर्मेंट है और एनी पर्सन वो मौजूद रहेगा। ऐसा ना हो कि पीपी साहब कुछ बोले नहीं, कोर्ट में चुपचाप रहे, पहले से पैसा वैसा खिला के रखा हो एक्यूज कि बेल को अपोज मत करना और इनको बेल मिल जाए और चुप्पे से निकल जाए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेंट, विक्टिम और इन्फॉर्मेंट का वहाँ रहना बहुत जरूरी। सैल बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ बेल, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया, सैल बी प्रेजेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द बेल हियरिंग, ठीक है। ये सब सेक्शन 2 है। अब सब सेक्शन 3 देखते हैं, ये सब सेक्शनों का बाप है, जितना भी बिल मिलता है सब इसी के अंडर में कैंसिल कर दिया जाता है। 483 सब क्लॉज 3 कैंसिलेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिल,
ठीक है, इसमें क्या होता है कि पर्सन रिलीज ऑन बेल, जो पर्सन रिलीज है बेल पे, चाहे उसको मजिस्ट्रेट साहब ने रिलीज किया हो और कोर्ट ऑफ सेशन के जज ने रिलीज किया हो, ठीक है, अगर हाई कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने बिल दिया है तो हाई कोर्ट कर सकती है, और यदि मजिस्ट्रेट ने दिया है, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन भी इसको कैंसिल कर सकती है बिल को। अगर उसको ये महसूस होता है, क्या महसूस होता है, हाँ, कैंसिल द बिल, अरेस्ट एंड कमिट हिम इन कस्टडी, ठीक है, उसको कैंसिल, उसके बिल को कर, उनको लगता है कि गड़बड़ दिया गया, इसको बिल नहीं देना चाहिए, कैंसिल एंड अरेस्ट द एक्यूज, ठीक है, ये है। एंड हाँ, अब इसमें केस लॉ मैं देखता हूँ, मैं प्रशांत कुमार वर्सेस आशीष चटर्जी, सुप्रीम कोर्ट का बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन है इसमें, मैं आपको केस लॉ पहले बता देता हूँ। केस लॉ है प्रशांत कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी, बंगाली लोग हैं, ठीक है, 2010 का केस है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डज नॉट यूजली इंटरफेयर विद द हाई कोर्ट बेल ऑर्डर, ठीक है, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, ठीक है, हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर में, क्यों, मस्ट एक्सरसाइज इज डिस्क्रिशन, ये जो बेल ऑर्डर है, हाई कोर्ट जो बेल देती है, डिस्क्रिशन ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है, वो हाई कोर्ट का डिसीजन, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसको लगता होगा तो हाई कोर्ट दिया हुआ है इन द बेल मैटर, ठीक है, जुडिशली एंड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कह रहा है कि जो भी आपने इसको बिल दिया है 3 कंडीशनों पे दिया होगा, ठीक है, प्राइमा फेसिया का मतलब प्राइमा फेसिया देखा होगा अपराध को, दूसरा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा होगा, और रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डिंग देखा होगा, ठीक है, ये 3 चीज़ों को आप ऑब्जर्व करके हाई कोर्ट ने बेल दिया होगा, और ये इसका डिस्क्रिशन है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, ठीक है। अब है दूसरा केस लॉ, आप इसको देखें, दूसरा केस लॉ है दीपक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें इस क्राइम में आपको स्टेट मिल गया ना, तो यहाँ पे पीपी साहब को बुलाया गया होगा, 2022 का केस है। सुप्रीम कोर्ट से दैट बेल कैन बी कैंसिल अंडर 483, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बेल जो है कैंसिल किया जा सकता है अंडर 483 सब क्लॉज 3 विदाउट न्यू सर्कमस्टेंसेस, विदाउट न्यू सर्कमस्टेंसेस, कोई भी न्यू सर्कमस्टेंसेस भले ही न घटित हो, बेल कैंसिल किया जा सकता है इफ ओरिजिनल बेल वाज ग्रांटेड इररिलेवेंट, यदि इररिलेवेंट बेस पे बिल दिया गया होगा, तो विदाउट न्यू सर्कमस्टेंसेस बेल कैंसिल किया जा सकता है, और इग्नोरिंग फैक्ट, ठीक है, यदि फैक्ट को इग्नोर करके, इरेलीवेंट फैक्ट पे, एक्यूज के क्रिमिनल हिस्ट्री को इग्नोर करके, एक्यूज क्रिमिनल हिस्ट्री, इन सब को अगर इग्नोर करके बेल दिया गया होगा, तो विदाउट न्यू सर्कमस्टेंसेस बेल को कैंसिल किया जा सकता है।